आज हम भूमंडलीकरण पर चर्चा करेंगे। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कोई नवीन सिद्धांत या शब्द नहीं है। यह सदियों पहले की अवधारणा है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का पर्यायवाची है। ग्लोबल शब्द अपने आप में ही बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए परिवर्तन का सूचक है। मार्शल मैक्लुहान ने 1964 में इस शब्द का प्रयोग विश्वग्राम के संदर्भ में किया था। विश्वग्राम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस शब्द का उपयोग उन्होंने किया था। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, इस शब्द को अर्थशास्त्रीय संदर्भ में, समाजशास्त्रीय संदर्भ में और राजनीतिक संदर्भ में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। लेकिन सरल शब्दों में अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का नाम भूमंडलीकरण है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व जो है एक गांव की तरह रहे, उसमें दूरियां कम हो, लोगों के बीच में घनिष्ठ संबंध बने जो कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरह के हों, और जिससे कि संपूर्ण विश्व में एक नज़दीकी आ जाए। इसी का तात्पर्य भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण का जो अर्थ हम समझते हैं वो है कि संपूर्ण विश्व एकीक समाज व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है। परिवर्तन का यह रूप एक ऐसे विश्व की परिकल्पना प्रस्तुत कर रहा है जिसमें सभी सीमा रेखाएं और सीमांत उत्तरोत्तर धीरे धीरे ढहती जा रही हैं, ताकि अधिकाधिक व्यक्ति और संस्कृतियां एक दूसरे से घनिष्ठ एवं निकट संपर्क में आ सके। जैसा कि इस परिभाषा में भी स्पष्ट हो रहा है कि विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता का नाम भूमंडलीकरण है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हो रहा है जिसके कारण विश्व के सभी राज्य राष्ट्र एक जगह मिलजुल कर बैठकर मानव जीवन की दुष्कर समस्याओं के समाधान को खोजने तथा जीवन को अधिकाधिक खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके साथ साथ निर्णय करने लगे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों के अपने अपने राष्ट्र राज्य के परे विश्वव्यापी स्तर पर विस्तार की इस प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण का नाम दे सकते हैं। वैश्वीकरण जो शब्द है, इसकी जो ऐतिहासिक अवधारणा है वो इलियट स्मिथ और पेरी द्वारा 20वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। प्रसारवाद का ही एक नवीनतम रूप है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण दो पक्षों पर बल देता है, उदारीकरण और निजीकरण।
उदारीकरण का क्या अर्थ है, हम ये देख लेते हैं। उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित नियमों में ढील देना और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। उदारीकरण का सीधे सीधे शब्दों में अगर सरल भाषा में हम अर्थ समझने का प्रयास करें तो उदारीकरण का अर्थ है कि एक मतलब विश्व के जितने भी देश हैं उनमें जो भी उनकी बड़ी कंपनियां हैं उनको सभी देश अपने यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो अपने मतलब अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी जाकर व्यापार कर सकें और अपने उत्पादन को विश्व के प्रत्येक घर में पहुंचा सकें। इसके लिए जो संबंध जिस मतलब देश में वो जाकर के व्यापार करना चाहते हैं वहाँ पर उनको नियमों में ढील दी जाए, ताकि विदेशी कंपनियां घरेलू स्तर पर इकाइयां लगा सकें, उन्हें ज़मीन दी जाए, व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वो वहां पर अपना उत्पादन कर सकें और उत्पादन करके वो पूरे विश्व के सभी देशों में इस तरह की व्यवस्था हो जिससे कि उनका उत्पादन विश्व के सभी देशों के सभी घरों में उनका उत्पादन पहुंच सके। वह उत्पादन किसी एक देश की सीमा क्षेत्र तक ही सीमित न रहे, वैश्विक स्तर पर व्यापार हो सके, उत्पादन की उपलब्धता हर जगह हो सके। निजीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अनुमति प्रदान की जाती है जिनकी पहले अनुमति उन्हें नहीं थी। इसमें सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की संपत्ति को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना भी सम्मिलित है। निजीकरण का मतलब है कि हम निजी जो कंपनियां हैं उनको उत्पादन करने की और नियमों में ढील देंगे ताकि वो अच्छे से आकर के अपनी कंपनी लगाएं और अपनी कंपनी की इकाई लगाएं, वहाँ पर संसाधन विकसित करने का उनको मौका दिया जाएगा और वो अपनी कंपनी लगाएंगे और लोकल जो क्षेत्रीय लोग होंगे उनको व्यवसाय देंगे। परंतु यह जो नौकरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, संविदा पर होगी। यह निजी कंपनी जब चाहे तब अपने कर्मचारियों को, जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उनको निकाल सकती है। और कई निजी कंपनियां ऐसी हैं जिनको कि हम बहुत सारे जो देश हैं वो कई निजी कंपनियों को अपने सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको बेचने का भी अधिकार प्रदान करते हैं। भारत में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह का कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण के आधुनिक रूप का प्रारंभ दूसरे विश्व युद्ध से हुआ है, परंतु इसकी ओर अधिक ध्यान गत 20 वर्षों में गया है। आधुनिक भूमंडलीकरण मुख्यतः विकसित देशों के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये देश विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य भाग खर्च करते हैं। इन देशों के लोग विश्व जनसंख्या का 20% हैं, परंतु वे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के 80% से अधिक भाग का उपयोग करते हैं। उनका नवीन प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण है। विकासशील देश प्रौद्योगिकी, पूंजी, कौशल और हथियार के लिए इन देशों पर निर्भर करते हैं। भूमंडलीकरण जो है, इसकी जो प्रक्रिया है ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि अब सारे देश जो हैं दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं। सभी देशों की जो वस्तुएं उत्पादित वस्तुएं हैं वो विश्व के अन्य क्षेत्र में अब जाना शुरू हुई हैं। प्राचीन काल में भी व्यापार होते थे और इसके ऐतिहासिक प्रमाण हमें उपलब्ध हैं। दो सभ्यताओं के बीच में गहरे व्यापारिक संबंध होते थे जो कहीं न कहीं भूमंडलीकरण को बढ़ावा देते थे और भूमंडलीकरण का ही घोतक हैं। आधुनिक समय में यह अवधारणा
20 वर्ष पुरानी ही मानी जाती है, क्योंकि तभी सभी लोगों का ध्यान इस ओर गया। भूमंडलीकरण में भी यह देखने को मिल रहा है कि जो देश अपना प्राकृतिक संसाधन का पूर्ण रूप से दोहन कर चुके हैं, परंतु वो तकनीकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित हैं, वो अपने तकनीकी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अल्प विकसित देश जिनके पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नवीनतम प्रौद्योगिकी तकनीकी नहीं है, तो वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन विकसित देश जिनके पास की नवीन प्रौद्योगिकी तकनीकी है उनको करने देते हैं, और उनसे बदले में उनसे अपने प्राकृतिक संसाधन देते हैं उनको, और बदले में उनसे नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकी लेते हैं। वो हर तरह से विकासशील देश जो है वो प्रौद्योगिकी, पूंजी, कौशल और हथियारों के लिए पूर्ण रूप से इन देशों पर, जो कि विकसित देश हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, अब मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ जो कि आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। ऐसे फल एवं सब्जियों की सूची बनाइए जो भारत में नहीं उगाई जाती है, परंतु भारतीय बाजार में सहजता से उपलब्ध है। यह प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपियों में लिखना है। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।